नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि वीडियो कॉल पर एरिका शेन उर्फ कांगदान को इनवाइट करके प्रोफेसर यांग ने सब पर एक बॉम्ब फोड़ दिया। अब आगे। जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। ये अंधा कानून है। एपिसोड की शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की हियरिंग के 5 दिन पहले से होती है, जहां सोल्बी, येसियोल, बोग्गी और जीहू केस पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी स्क्रीन पर जीहू को प्रोसिक्यूटर जिन के विटनेस में प्रोफेसर यांग का नाम दिखता है। फिर क्या था, वो प्रोफेसर यांग के पास जाकर जवाब मांगने लगता है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं कि मेरा भी वही ओपिनियन है जो जिन का है, इसलिए मैं उसका विटनेस बना हूँ। जीहू बोलता है, जब आपका भी वही ओपिनियन है तो आपने उन पर पब्लिसाइजिंग सस्पेक्टेड क्राइम का केस क्यों किया था? प्रोफेसर बोलते हैं, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू हो सके। अब जीहू को बिट्रेयल फील होने लगता है। उसे लगने लगता है कि प्रोफेसर यांग ने अपने इंटेंशंस पूरे करने के लिए उसका यूज किया है। बट यांग्रेट्स इज नॉट समवन जो किसी को अपनी सफाई दे। तो वो जीहू को भी बस इतना ही बोलते हैं कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम्हें ट्रायल की तैयारी करनी चाहिए। मुझसे और प्रोसिक्यूटर जिन से लड़ना आसान नहीं होगा। अब जीहू पर बहुत प्रेशर आ चुका है। अपने पापा को इंसाफ दिलाने के लिए पब्लिसाइजिंग सस्पेक्टेड क्राइम वाले लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल रहना जरूरी है, पर प्रोफेसर यांग उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित करना चाहते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा, प्रोसिक्यूटर जिन और उनसे लड़ना सच में आसान नहीं है, क्योंकि दोनों ही लॉ फील्ड के धुरंधर हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। जीहू वहां से जाने लगता है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, ये लॉ तुम्हारे पापा को सेफ नहीं रख सकता। तुम्हें क्या लगता है, इस कानून से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? उसके बाद प्रोफेसर यांग प्रोसिक्यूटर जिन से मिलने जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की हियरिंग के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहे होते हैं। उनके आर्ग्यूमेंट को देखकर वो बोलते हैं कि इसमें दम नहीं। फिर उन्हें अपना ड्राफ्ट दिखाते हैं जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के लिए तैयार किया है, जो देखकर प्रोसिक्यूटर जिन इम्प्रेस्ड। तभी लॉलीपॉप गाय येबम का कॉल आने लगता है, पर प्रोसिक्यूटर जिन के कॉल रिसीव करने से पहले ही प्रोफेसर यांग वो लेकर फोन ऑफ कर देते हैं और बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। इसका इंटर्नशिप ओवर हो चुका है। मेरे स्टूडेंट से सीक्रेटली कांटेक्ट रखकर उसे लंका का विभीषण मत बनाओ। ठीक है, समझ गया। इधर येबम परेशान कि प्रोसिक्यूटर जिन फोन को रिसीव क्यों नहीं कर रहे। तभी सोले वहाँ आती है और पता चलता है कि स्टडी ग्रुप में सबको पता है कि प्रोसिक्यूटर जिन के पास इनकी पल पल की खबर पहुंचाने वाला येबम ही है। पर फिर भी ये लोग इसे उतना ज्यादा गुस्सा नहीं है, क्योंकि सबको अच्छे से पता है कि येबम ने सिर्फ प्रोसिक्यूटर जिन की नजरों में आने के लिए ये सब किया है और प्रोसिक्यूटर जिन उसी बात का फायदा उठा रहे हैं। येबम को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तभी हानजुन वहाँ आता है, जो बोलता है कि तुम्हें स्टडी ग्रुप छोड़ देना चाहिए ताकि प्रोसिक्यूटर जिन तुम्हें हमारे अगेंस्ट यूज ना कर सके। इस पर वो भड़क जाता है, ये बोलते हुए कि तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो, और कोई भी कह सकता है, पर तुम तो मत ही कहो। तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा क्यों किया? पूरे इंटर्नशिप के दौरान सारी अटेंशन सिर्फ तुम्हें, यानी कि सेकेंड राउंड पासर को मिली है। मुझे तो किसी ने नोटिस तक नहीं किया। तुम्हारे बगल में खड़े होकर ऐसा फील होता था जैसे। तभी सोले उसकी बात काटते हुए बोलती है, मैं समझती हूँ, मैंने भी इन काबिल लोगों की वजह से घर और स्कूल दोनों जगह बहुत सफर किया है। ये भी मेरी गलती है। येबम बोलता है, सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकती हो। इस पर सोले बोलती है, अब बात करना बंद करो और अपने विभीषण वाले रायते की भरपाई करो। तुमने कहा ना कि सिर्फ मैं ही तुम्हें समझ सकती हूँ, तो मेरी एक मदद करो। येबम बोलता है, कैसी मदद बताओ। फिर पता चलता है कि येबम का एक यूट्यूब चैनल है और सोले के कहने पर उसी ने एमएलए की पोल खोल वीडियो रिकॉर्ड की और अपने चैनल पर डाल दिया। अब कहानी वहीं आती है जब एरिका शेन यानी कि कांगदान को वीडियो कॉल लगाया गया। सोले की डुप्लीकेट को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोले को देखने लगते हैं, पर हानजुन चिंता से सोले की तरफ देख रहा होता है।
क्योंकि इसे तो इसकी कहानी पता है ना। और सोले गुस्से और उदासी के मिक्स एक्सप्रेशन के साथ यांग को देखने लगती है जो उसे ही देख रहे होते हैं। ट्रायल के बाद सोले प्रोफेसर यांग से सवाल करती है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रोफेसर बोलते हैं, उसने बताने से मना किया था और कहा था कि समय आने पर वो खुद कॉल करेगी। इस पर सोले उखड़ जाती है, समय? और वो समय कब आएगा? तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। प्रोफेसर बोलते हैं, लगता है आ गया, और चले जाते हैं। सोले कॉल रिसीव करती है। उधर से कांगदान की आवाज आती है, ये मैं हूँ, तुम कैसी हो? माँ कैसी है? और ब्योल? तभी गुस्से से सोले फोन काट देती है। उसके बाद अपने रूम में सोले उसी के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे माँ का ख्याल आता है और वो उन्हें सब कुछ बताने के लिए कॉल करती है। पर ये क्या उन्हें बताएगी, उल्टा इसी को एक शॉक मिल जाता है। इनके घर के लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया है, जिसे देने के लिए माँ के पास पैसे नहीं हैं। अगर टाइम पर पैसा नहीं दिया तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए माँ बोलती है कि सोले ने जो स्टूडेंट लोन लिया था उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे उन्हें दे दे। जो सुनकर सोले का माथा खर्राब। उधर स्टडी ग्रुप के अपने सारे धुरंधर सोले और उसकी ट्विन सिस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब तक सब लोग ये तो जान गए हैं कि कांगदान सोले की ट्विन सिस्टर है, पर किसी को ये नहीं पता कि दोनों की कहानी क्या है। इसलिए आपस में डिस्कस कर रहे हैं। पर अपना एरोगेंट बाबा न ही कुछ बोल रहा है और न ही डिस्कशन पर कोई ध्यान दे रहा है, क्योंकि इसे तो सब पता है। इसलिए वो मस्त मुंह भर के ठूसने में लगा है। तभी सोले वहां आती है, जो सबको बोलती है कि मेरे बारे में ज्यादा क्यूरियस होने की जरूरत नहीं, वरना तुम लोग पागल हो जाओगे। मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फिर पता चलता है कि एमएलए की पोल खोल वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है कि ये बम के 100K यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और जल्द ही इसे सिल्वर प्ले बटन मिलने वाला है। लो बताओ, इस कल के आए लौंडे के भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। सिर्फ हमारा ड्रामा एक्सपो ही ना जाने कब से अटका हुआ है। क्या यार, आप लोग भी करा देना बेइज्जती। चलिए इसी बात पर फटाक से सब्सक्राइब कीजिए। अरे देख क्या रहे हैं, करिए सब्सक्राइब, या फिर मोदी जी से बुलवाऊं? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। लो, अब आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, लाइक का बटन भी बाजू में कहीं सो रहा होगा, थोड़ा उसे भी जगा दीजिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? तभी सोले बोलती है, लेकिन वो एमएलए को युंगसू अभी तक शांत क्यों बैठा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा? हांजुन बोलता है, वो नेता है, इतनी आसानी से हमारे जाल में थोड़ी फंसने वाला, जरूर वो हमारी चाल समझ चुका होगा। तभी सोल भी आती है, जो बताती है कि किसी ने योंगचन के गर्ल्स हॉस्टल में घुसने वाली बात न्यूज में फैला दी है, और अब पब्लिक ये सियोल जिसने उसे रूम की चाबी दी थी, सिर्फ उसी पर नहीं बल्कि सोले और हांजुन जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी उसे जाने दिया, उन पर भी भड़की हुई है। इस मैटर पर पब्लिक के गुस्सेदार कमेंट्स होते हैं, जो बोग्गी येसियोल को नहीं देखने देता और सोचने लगता है कि अचानक से ये न्यूज कैसे वायरल हो गई। तभी सोले बोलती है, तो वो शांत नहीं बैठा था, अब सब लोग परेशान। उसके बाद रूम में सोलबी की माँ का मैसेज आता है, जिसमें लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ हर्बल टॉनिक भेजा है, तुम जस्टिस मार्क ट्रायल कंप्लीट कर रही हो, है ना? तभी सोलबी की डिलीवरी यानी कि वो दिमाग तेज करने वाला हर्बल टॉनिक लेकर आती है, जो देखकर सोलबी उसे फेंक देने को कहती है। सोले बोलती है, क्यों, ये बहुत महंगा लगता है। इस पर सोलबी बोलती है, तो खुद पी लो, और चली जाती है। अजीब जानवर है। लॉ स्कूल लौटते वक्त अपने दोनों प्रोफेसर आपस में बातें कर रहे होते हैं। प्रोफेसर किम बोलती है, जब तुम बच्चों को धोखा देने की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने भी एक मुसीबत खड़ी कर दी, और वो यूट्यूब वीडियो उन्हें दिखाती है, जो देखकर प्रोफेसर बोलते हैं, तो आप इनकी भी मदद कर दीजिए, जिस तरह से आपने को युंगसू और ली मैन हो के बीच में फूट डालकर मुझे बचाया। प्रोफेसर किम बोलती है, वो तो बस इत्तेफाक से हो गया।
फिर पता चलता है कि ली मैन हो के बेटे को एमएलए को युंग सू ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि प्रोफेसर किम के कहने पर यूएस भेजा था, क्योंकि प्रोफेसर किम ने ली मैन हो के बेटे की जिंदगी के बदले एमएलए को ली मैन हो एक्ट का प्रपोजल देने का वादा किया था। ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने एमएलए को युंग सू को वो डिफेमेशन एक्ट वाला प्रपोजल दिया। साथ ही ये भी पता चलता है कि जब एमएलए को युंग सू और ली मैन हो के बीच सौदा हुआ था, तब एमएलए ने जेम्स से उसकी रिसेंट फोटो मांगी और उस बारे में जेम्स ने प्रोफेसर किम को बताया। उसी से प्रोफेसर किम को पता चला कि एमएलए को युंग सू और ली मैन हो कांटेक्ट में है। वो बोलती है, पता नहीं को युंग सू ने ली मैन हो के बेटे के बारे में कभी भी जिक्र ना करने का अपना वादा क्यों तोड़ा और ली मैन हो जैसे इंसान से सौदा कर लिया। और पता चलता है कि जब जेम्स ने रीसेंट फोटो वाली बात बताई, उसी वक्त प्रोफेसर किम ने एमएलए को युंग सू को फोन घुमाया और कहा, क्या होगा अगर सबको पता चल गया कि ली मैन हो एक्ट पास करवाने के बाद भी आपने ली मैन हो से सौदा किया है। ये सुनकर प्रोफेसर यांग बोलते हैं, आपने उसे धमकाया? आप तो ऐसी नहीं हो ताकि को युंग सू ली मैन हो का साथ छोड़ दे। प्रोफेसर किम हंसकर बोलती है, धमकाया? ऐसा नहीं है, मैंने तो बस एडवाइस के रूप में उसे वार्निंग दी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। इसी तरह दोनों बातें करते करते प्रोफेसर यांग के ऑफिस रूम आ जाते हैं और पता चलता है कि प्रोफेसर किम की धमकी ना एडवाइस के रूप में दी गई वार्निंग की ही वजह से को युंग सू ने ली मैन हो को उकसाने के लिए जानबूझकर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका मुद्दा उठाया, जो काम भी कर गया, क्योंकि आपको तो पता ही है कि उसके बाद ली मैन हो को युंग सू पर कैसे चढ़ाई करने पहुंच गया था, जिसके बाद ये खबर पूरे मीडिया में फैल गई। अब उस पॉइंट पर अगर ली मैन हो सबको सच बताने की कोशिश भी करता तो को युंग सू ये बोलकर बच जाता कि ली मैन हो कुछ भी बकवास कर रहा है और सब लोग ये मान भी लेते, क्योंकि उस खबर की वजह से सबकी नजरों में ये बात बैठ चुकी थी कि ली मैन हो अपने मन में को युंग सू के लिए नफरत रखता है। प्रोफेसर किम बोलती है, ली मैन हो को अच्छे से पता था कि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने चुप रहकर को युंग सू से सौदा करना ही बेहतर समझा। पर मैंने उसके बॉस के बारे में जानने के लिए उसकी सजा कम करने के बहाने उसे सौदा करना चाहा और इसीलिए अंत में को युंग सू ने ली मैन हो को मरवा दिया। फिर तो ली मैन हो की मौत के जिम्मेदार हम भी हैं। और मैं तुम्हें बचाने की भी जिम्मेदार। उधर एमएलए को युंग सू अपने बेटे को बताता है कि ये सियोल ने उस पर केस कर दिया है, जो सुनकर योंगचन आग बबूला। वो बोलता है, पापा आपको उसे रोकना ही होगा, इससे आपके लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। को युंग सू बोलता है, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक प्लान है। उसके बाद वो एक दूसरा फोन निकालता है और उससे किसी को कॉल करके बोलता है, काम शुरू कर दो। फिर वो अपने हेड सपोर्टर यानी कि जीहू के पापा की राइवल कंपनी iBit के CEO से बात करने लगता है, जो उस YouTube वीडियो को देखने के बाद बोलता है कि वीडियो में उसका नाम यूज करने के लिए वो पूरे स्टडी ग्रुप पर डिफेमेशन का केस करेगा। पर को युंग सू उसे ऐसा करने से मना कर देता है, ये बोलकर कि वो लोग यही तो चाहते हैं ताकि उन्हें सारे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिल जाए। वो लोग लॉ स्टूडेंट हैं और उनके साथ वो यांग जोंग हुन, जो मुझे ही दबोचने का मौका ढूंढ रहा है। हेड सपोर्टर बोलता है, तो आप फिर से वही करने वाले हैं? को युंग सू हाँ में जवाब देता है। उधर सोले जब पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि स्टूडेंट लोन के लिए जितने पैसे अलॉटेड थे, सोले उससे ज्यादा पैसे निकाल चुकी है, इसलिए उसे और पैसे नहीं मिल सकते। और तो और सोले को कोई और स्टूडेंट लोन भी नहीं मिल सकता, क्योंकि अब पॉलिसी बदल चुकी है। अब सिर्फ उन्हीं लोगों को स्टूडेंट लोन मिलेगा जिनके ग्रेड्स अच्छे होंगे, और सोले तो बड़ी मुश्किल से ही सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आ पाई थी। साथ ही अपने पिछले लोन में सोले ने अलॉटेड मनी से जो एक्स्ट्रा पैसे निकाले थे, उन पैसों की भी भरपाई उसे अगले महीने तक कर देनी है। तो अब लोन्स भी मार्क्स पर मिलने लगे। तभी उसे स्टूडेंट लोन पॉलिसी रूल्स में कुछ दिखता है। पॉलिसी में एक एक्सेप्शन है, अगर कोई स्टूडेंट जस्टिस मॉक ट्रायल कंपटीशन में अवार्ड जीत ले तो उसे स्टूडेंट लोन मिल सकता है। अब सोले की आंखों में उम्मीद जागती है।
बट अब प्रॉब्लम ये है कि वो ये कंपटीशन जीतेगी कैसे। दूसरी तरफ जीहू सोल्वी को जस्टिस मॉक ट्रायल में उसके साथ मिलकर एक टीम की तरह compete करने का पूछता है, पर वो मना कर देती है। तभी एमएलए की पोल खोल वाली वीडियो में बोग्गी को किसी का कमेंट दिखता है जो ये क्लेम कर रहा है कि जीहू के पापा ने कंपनी के पैसे एम्बेजल यानी कि गपत गोल करने की वजह से आत्महत्या करी थी। साथ ही वो खुद को जीहू के पापा का मैनेजर बता रहा होता है। इससे पहले कि वो लोग इस कमेंट पर कुछ रिएक्ट कर पाते, बोग्गी को एक और कमेंट दिखता है जो सोले के बारे में होता है कि वो एक अपराधी रह चुकी है और बाल सुधार केंद्र में अपनी सजा काट चुकी है। साथ ही उसके उस समय के फोटोज भी पोस्टेड होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि YouTube के कमेंट सेक्शंस में फोटोज कब से पोस्ट होने लगे, राइट? वेल, ये के ड्रामा वाला YouTube है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सोले की बाल सुधार केंद्र जाने वाली बात से तीनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को तो ये बात पता नहीं थी ना। उसके कमेंट सेक्शन में किसी ने ये भी लिखा होता है कि उस वक्त सोले के वकील प्रोफेसर यांग थे जो अब उसके टीचर भी बन चुके हैं। प्रोफेसर यांग की ही वजह से सोले लॉ स्कूल में एडमिशन ले पाई है। ये सब देखकर प्रोफेसर यांग भी परेशान हो जाते हैं और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सोले ने अपने दम पर लॉ स्कूल में एडमिशन लिया है। हानजुन जो ये कमेंट वगैरह लेकर प्रोफेसर यांग को दिखाने आया है, वो बोलता है, मुझे पता था कि लोग हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करेंगे, पर अब जब लोगों ने करना शुरू कर दिया है, मुझे बाकियों की चिंता हो रही है। प्रोफेसर बोलते हैं, तो बिना किसी प्लान के ही तुम लोग मुसीबत खड़ी करने निकल गए। इस पर हानजुन बोलता है, एक प्रॉपर प्लान बनाने के लिए मुसीबत खड़ी करना जरूरी था। हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते थे। फिर प्रोफेसर यांग वो गेस्ट बुक और शिन वू स्यूब के श्राद्ध की बात करने लगते हैं, जिसमें हानजुन बताता है कि शिन वू स्यूब के 3 बच्चे हैं। आई एम श्योर कि तीनों में से कोई एक तो सच जरूर बताएगा। उधर सोल भी 22 दिन के कैबिन के सामने खड़ी होती है जब उसके पापा यानी कि प्रोफेसर कांग जुमैन नहीं बल्कि प्रोफेसर जुंग बन चुके हैं। वेल, प्रोफेसर कांग जुमैन के रिजाइन करने के बाद प्रोफेसर जुंग को 22 दिन बना दिया गया है। 22 दिन के पोस्ट पर अपने पापा के बजाय किसी और का नाम देखकर सोल्वी को बहुत बुरा लगता है। तभी प्रोफेसर जुंग वहाँ आते हैं जो कुछ बातें करने के लिए उसे कैबिन में अंदर चलने को बोलते हैं, पर वो मना कर देती है। खैर, इन्हें जो बोलना है वो तो बोलेंगे ही, तो वो वहीं खड़े होकर बोलने लगते हैं। तुम्हारे पापा स्कूल के डीन बन सकते थे, पर तुम्हारी वजह से उन्होंने क्विट कर दिया, तुम्हें पता है ना? इसलिए तुम्हें भी संभल कर रहना चाहिए। तुम्हें लॉ स्कूल के उन ट्रबल्स मेकर का साथ नहीं देना चाहिए जो बिना मतलब के एमएलए के पीछे पड़े हैं। इसके बजाय तुम्हें मेहनत करके हमारे लॉ स्कूल का नाम रोशन करना चाहिए। सोल भी बोलती है, अगर आपको मेरी चिंता हो रही है तो मैं बता दूं कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और चली जाती है। तभी लॉलीपॉप गाय येबम वहाँ आता है जिसे प्रोफेसर जुंग ने ही बुलाया है। दूसरी तरफ सोले जब लॉ स्कूल पहुँचती है तो सब उसे ही घूर रहे होते हैं। सोले को बड़ा अजीब लगता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि इसे अपनी रूममेट यानी कि सोल्बी को ढूंढना है। तभी वो सामने से आती हुई नजर आती है। वेल, ये सोल्बी से जस्टिस मॉक ट्रायल के लिए अपना पार्टनर बनने का पूछना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही सोल्बी बोलती है, तुमने कमेंट्स में अपना फोटो देखा? ये सुनकर सोले कमेंट्स देखने लगती है। अब इसका पारा हाय, वो उसे रिप्लाई देने लगती है, इससे पहले कि मैं तुम पर क्रिमिनल चार्जेस लगाऊं ये डिलीट करो। लेकिन तभी पीछे से आकर हानजुन उसे फोन छीन लेता है और करेक्शन करने लगता है। अपने पोस्ट से मुझ पर हुए डैमेजेस की भरपाई नहीं करना चाहते हो तो इसे अभी डिलीट करो। इसके लिए कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, तुम्हें नहीं पता ये सिविल केस में आता है? हाँ मुझे पता है, बस गुस्सा आ गया तो मैं कंफ्यूज हो गई। वैसे डिफेमेशन का केस करके इसे क्रिमिनल केस बना सकती हो। नहीं कर सकती क्योंकि ये सच है, वो कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा। खैर ये सब छोड़ो, ये कमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कोर्ट में इंटर्नशिप नहीं कर पाई थी ना, तो तुम्हें कंपटीशन में जीतना चाहिए। सोल्वी बोलती है, मेरे लिए भी इस कंपटीशन में अवार्ड जीतना मुश्किल है। इस पर सोले हानजुन को पकड़ लेती है, तो हानजुन भी साथ में लड़ेगा, तुम दोनों और साथ में मैं, क्या बोलती हो? अरे कोई हानजुन से तो पूछ लो कि उसे लड़ना है या नहीं। नहीं। जब सोल्वी कोई जवाब नहीं देती तो सोले आगे बोलती है, मैं फ्री में नहीं घुस रही हूँ, मैं भी तुम लोगों की बहुत मदद करूंगी। चलो ना तीनों साथ में कम्पीट करते हैं। वो सब तो ठीक है, पर कोई हानजुन से तो पूछ लो। नहीं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है।
सोल्बी अभी भी कुछ नहीं बोलती। मेरे लिए ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है, मान जाओ ना। इस पर सोल्बी बोलती है, अगर तुम सच में जीतना चाहती हो तो अपनी ट्विन सिस्टर को बुला लो, क्योंकि तुम तो जीतने से रही। गजब बेइज्जती है। अब जब अपनी क्लमजी के पास कोई चारा नहीं बचता तो वो पॉलिसी रूल दिखाकर बोलती है, मैं ये बताना तो नहीं चाहती थी, पर मेरे सर्वाइवल का सवाल है यार, मान जाओ ना। सोल्बी वो पॉलिसी रूल पढ़ने लगती है और एक्सेप्शन रूल देखकर उसे समझते देर नहीं लगता कि सोले को पैसे की जरूरत है। इतनी ही देर में अपनी चालाक क्लमजी इशारे से अपने एरोगेंट बाबा को भी सोल्बी को मनाने बोलती है। कॉज सोल्बी एरोगेंट बाबा को लाइक जो करती है उसकी बात कैसे टालेगी। देख रहे हो कितना दिमाग है इसके पास। और अपने एरोगेंट बाबा की मजाल जो अपनी क्लमजी की बात टाल दे, तो बस ये भी शुरू हो जाता है। वेल एटलीस्ट तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। सोल्बी उसे वो पेपर थमाकर बोलती है, अगर पैसों की जरूरत है तो मुझसे ले लो, और चली जाती है। और इसी तरह सोले की सारी कोशिश फेल। तभी एरोगेंट बाबा मुस्कुराकर बोलता है, हमारी बातों का उस पर फर्क तो पड़ा है क्या? दूसरी तरफ ये सियोल जब लाइब्रेरी पहुंचती है तो उसके टेबल पर बहुत से चिट्स चिपके होते हैं। निकल जाओ, तुम नहीं गई तो मैं निकल जाऊंगी। खुद सारा ड्रामा किया और अपने बॉयफ्रेंड को बर्बाद किया। विक्टिम बनना बंद करो, तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी तबाह कर दोगी। निकल जाओ, विक्टिम बनना बंद करो। निकल जाओ, तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी तबाह कर दोगी। निकल जाओ, 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 निकल जाओ। ये सब पढ़कर ये सियोल उदास हो जाती है और बोलती है, आप लोगों के लिए जो मैंने परेशानी खड़ी की उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं गर्ल्स हॉस्टल से निकल जाऊंगी। मैंने हमारे हॉस्टल की लड़कियों की जो रेपुटेशन खराब की है उसके लिए भी माफी चाहती हूँ। तब तक सोले भी वहां आ जाती है, जिसके कानों में भी येसियोल की बात पड़ती है और उसे समझते देर नहीं लगता कि यहाँ क्या चल रहा है। सोले की मौजूदगी से अनजान येसियोल अपनी बात कंटिन्यू करती है, पर प्लीज ये बात याद रखिएगा, एज अ वुमेन उसने अपने वायलेंस से मुझे बहुत प्रताड़ित किया है। उसकी धमकियों और बातों से मुझे बहुत डर लगता था, पर एज अ लॉ स्टूडेंट भले ही पूरी तरह से नहीं, लेकिन अपनी गरिमा को बचाए रखने के लिए मैंने अपना बेस्ट दिया है। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जो लोग भी मेरे साथ यहाँ लॉ की पढ़ाई करते हैं, मैं वापस आने में कामयाब हो गई। फिर अपने बुक्स एंड ऑल उठाकर चली जाती है। सोले पर ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि अभी इसे कुछ समय अकेले में चाहिए। तभी एक स्टूडेंट बोलती है, नौटंकी साली, जो सुनकर सोले का पारा हाय। वो उसे बाहर बुलाती है, क्योंकि लाइब्रेरी में शोर नहीं कर सकते ना। सोले उसे बहुत मस्त सुनाती है, वो भी पूरे इज्जत और कानूनी भाषा के साथ, जो सुनकर वो स्पीचलेस रह जाती है। जब उसके पास कुछ बोलने को नहीं बचता तो वो सोले को एक्स कन्विक्ट बोलकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। वेल, एक्स कन्विक्ट मतलब वैसे लोग जो अपनी अपराध की सजा काट चुके हैं। एनीवेज, उसका जवाब देते हुए सोले बोलती है, कितनी अमेजिंग बात है ना, एक बाल अपराधी हांगकुक लॉ में एक स्टूडेंट बन गई। सुनने में कितना मस्त लगता है ना। उसने अपनी डार्क हिस्ट्री को ओवरकम किया और एक लॉ ऑफिसर बन गई। लोगों को ऐसी स्टोरीज बहुत पसंद आती है, नहीं? तभी एक लड़का वहां आता है, जिससे वो लड़की कहती है, ये कह रही है कि ये लॉ स्कूल में बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि ये एक एक्स कन्विक्ट है। जो सुनकर वो लड़का हंसने लगता है। इससे पहले कि वो लड़की सोले के बारे में कुछ और बोलती, सोले वहां आ जाती है, जो उस लड़की से बोलती है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बाल सुधार केंद्र भेजा जाना क्रिमिनल पनिशमेंट में नहीं आता। उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं बनाया जाता। इसलिए अगर तुम इसे एक एक्स कन्विक्ट कह रही हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने लॉ स्टूडेंट होने पर शर्म करना चाहिए? उसकी बातें सुनकर सोले को इतना मजा आ जाता है कि क्या बताऊं। एक तो इसकी इस ब्रिलियंट रूममेट ने आज इसके लिए स्टैंड लिया, और दूसरा कि इतना तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए ये उन दोनों के चेहरे को देखकर बस अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है।
सोले उसे एक बार फिर से साथ में कम्पीट करने की बात करती है, जिस पर वो फिर से बोलती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। जिस पर सोले बोलती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं बल्कि ये दयालु दिल चाहिए जो मेरी मदद करे। अच्छा सच सच बताना, तुम इस बारे में सोच रही हो ना? सोल्बी बोलती है, दूर हटो, और जाने लगती है। फिर क्या था, सोल्बी का भाव खाना कंटिन्यू और सोले का उसे मनाना कंटिन्यू। दूसरी तरफ अपना एरोगेंट बाबा और स्वीटू एकांत में बातें कर रहे होते हैं, जहां पता चलता है कि अपने केस के लिए स्वीटू सोंगजे ने कोई वकील हायर नहीं किया है, वो खुद ही लड़ने वाला है। अपने सोंगजे ने भी उस वीडियो में वो कमेंट्स देखे हैं, इसलिए उसे सबकी चिंता हो रही है। वो पूछता है, सब लोग ठीक तो है ना? हांजिन बोलता है, कैसे हो सकते हैं, बस अब तक संभले हुए हैं, वही बड़ी बात है। फिर वो बोलता है, योंग, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकता हूँ? सोंगजे बोलता है, इसीलिए ही तो तुम यहाँ आए हो ना? हांजिन कुछ नहीं बोलता। सोंगजे प्यार से बोलता है, बताओ क्या मदद चाहिए? कुछ भी चलेगा, पर हैकिंग करने मत बोलना। तीसरी तरफ प्रोफेसर जुंग अपनी बातों से येबम को डरा रहे होते हैं कि उसके वीडियो अपलोड करने की वजह से स्कूल प्रेसिडेंट बहुत गुस्सा है। ज्यादा भड़क गए तो येबम की पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो सुनकर येबम की हालत खराब। तभी स्कूल प्रेसिडेंट का कॉल आता है और वो उनसे मिलने जाने लगते हैं। येबम उन्हें रोककर पूछने लगता है कि गलती तो हो गई, पर अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पर प्रोफेसर जोंग उसे वो वीडियो डिलीट करके एक अपॉलॉजी वीडियो बनाकर अपलोड करने को बोलते हैं, जो अपने प्रोफेसर किम सुन लेती है, जो वहीं से गुजर रही थी। अपॉलॉजी वीडियो। इधर हानजुन सोंगजे से मिलकर आता है तो उसकी नजर सीरियस गाय जीहू पर पड़ती है, जो उदास खड़ा होता है। अपने पापा के नाम पर पूरे पब्लिक में दोबारा से कीचड़ उछलता देख उसे बहुत धक्का लगा है। वो हारे हुए टोन में बोलता है, एम्बेजलमेंट? हाँ, वो लोग मेरे पापा को दोबारा मार रहे हैं। वो एम्बेजलमेंट कभी कर ही नहीं सकते। हांजिन बोलता है, सही कहा, उन्होंने नहीं किया। फिर पता चलता है कि प्रोफेसर यांग से बात करते समय उन्होंने ये भी बताया था कि इन्वेस्टिगेशन में एम्बेजलमेंट जैसा कुछ नहीं मिला। इस पर हांजुन ने कहा, फिर तो उस इंसान पर डिफेमेशन का केस कर देना चाहिए जिसने ये सब बात फैलाई है। इस पर प्रोफेसर यांग ने उसे अभी के लिए वेट करने को कहा, क्योंकि इन्हें शक है कि इस काम में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। हांजुन की बातें सुनकर जीहू हैरान हो जाता है कि प्रोफेसर यांग अभी भी इसके पापा के केस पर ध्यान दे रहे हैं। इसे तो लग रहा था कि उन्होंने सिर्फ इसका यूज किया है, लेकिन अगर ये बात सच होती तो प्रोफेसर यांग अभी भी इसके पापा के केस पर ध्यान क्यों देते? वो बोलता है, मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर यांग ने मुझे धोखा दिया है। प्रोसिक्यूटर जिन ने उस को युंग सू के कहने पर इंफॉर्मेशन लीक की थी, यानी कि मेरा और प्रोफेसर यांग का टारगेट एक ही है, वो एमएलए को युंग सू। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि को युंग सू आर्टिकल 126 यानी कि पब्लिसाइजिंग सस्पेक्टेड क्राइम वाले लॉ से खेल ही तो रहा है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उसे ही हो रहा है। जब भी किसी का रेपुटेशन बिगाड़ना होता है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन लीक करवा देता है या फेक न्यूज फैला देता है, फिर चाहे वो मेरे पापा हो या अपोजिशन पार्टी का कोई नेता। हाँ, पर कोई ना, मैं अंत तक लड़ूंगा। मुझे विश्वास है कि आर्टिकल 126 कॉन्स्टिट्यूशनल है। प्रोसिक्यूटर जिन को इंफॉर्मेशन लीक करने से मना कर देना चाहिए था। अगर वो कर देता तो मेरे पापा विक्टिम नहीं बनते। I'll make sure कि मैं जीतूं और उस जिन को अपने किए की सजा मिले। उसकी बातें सुनकर हांजुन बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो इस लड़ाई को खत्म करें और केस जीतें। शाम को लॉन्ड्री रूम में अपने कपड़े साफ करते हुए सोल्बी जस्टिस मॉक ट्रायल कंपटीशन की इंफॉर्मेशन पढ़ रही होती है। तभी हांजुन भी वहाँ अपने कपड़े लेकर आता है और उसे पढ़ते हुए देख लेता है। वो बोलता है, तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, पर क्योंकि तुम्हारी मॉम ने भी ये सजेस्ट किया है इसलिए नहीं करना चाहती, है ना? सोल्बी कुछ नहीं बोलती। हांजुन बोलता है, लगता है तुम पार्टिसिपेट करना चाहती हो, चलो साथ में करते हैं। इस पर सोल्बी पूछती है, तुम मुझे मनाने पर इतने क्यों तुले हो? क्यों मेरी रूममेट की इतनी परवाह करते हो? हांजुन बोलता है, क्योंकि मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। एमएलए की पोल खोल वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हांजुन ने उसे पूछा था, एमएलए के खिलाफ तुम्हारा भी बोलना सही था? तुम्हें लगता है कि वीडियो में तुम्हारा बोलना ठीक रहेगा? सोले बोलती है,
ठीक तो नहीं ही है, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन ये भी तो सोचो, अगर वो को युंग सू नहीं रहता तो तुम्हारे अंकल से वो हिट एंड रन कभी हुआ ही नहीं होता। फिर उन्हें घूस के नाम पर उसे वो फ्री लैंड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और ना ही उनकी मौत हुई होती, और ना ही उनके खून का इल्जाम तुम पर लगता जो अपने अंकल से इतना ज्यादा प्यार करता है। अगर वो को युंग सू नहीं होता तो कांगदान को भी इतनी जल्दी देश नहीं छोड़ना पड़ता। तब तक ये सियोल और जीहू भी बाहर आ जाते हैं, जो सोले की बातें सुनने लगते हैं। जीहू के पापा की मौत भी नहीं हुई होती और ये सियोल को भी। हांजुन बोलता है, मुझे लगता है मैं उसका कर्जदार हूँ और मुझे लोगों से कर्ज लेना पसंद नहीं। उसकी बातें सुनने के बाद सोल भी कंपटीशन के लिए फॉर्म भर देती है। उसके बाद सुबह सुबह जब सूरज चाचा जागे भी नहीं थे, प्रोफेसर यांग का कॉल आता है जो सभी स्टूडेंट को बुलाते हैं। सोले हांजुन को कॉल करने लगती है। तभी उसकी नजर सोलबी के ऑनलाइन फिल्डअप फॉर्म पर पड़ती है, जो देखकर वो खुश। तब तक हांजुन भी कॉल रिसीव कर लेता है, जिसे वो प्रोफेसर यांग का मैसेज देती है ताकि हांजुन बाकी नरसेना को बुला ले और सोले बाकी नारी सेना को। उधर ये सियोल अपना सारा सामान पैक करके हॉस्टल छोड़ने को होती है। तभी योंगचन का मैसेज आता है, तुम्हें खोने के बाद मैंने अपनी दुनिया ही खो दी। अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आधी नहीं बल्कि मेरी पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो गई है। लेकिन अब अपनी ये सियोल पर उस कमीने योंगचन के इमोशनल अत्याचार का कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसके बाद सूरज चाचा जाग जाते हैं और सब लोग यांग किड्स के पास ही बैठे होते हैं, जो एक वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें योंगचन रोते रोते ये सियोल से अपने किए की माफी मांग रहा होता है। पर अपनी ये सियोल को बहुत अच्छे से पता है कि ये कमीना सिर्फ मगरमच्छ के आंसू निकाल रहा है। तभी वीडियो में एमएलए को युंग सू भी अपीयर होता है, जो अपने बेटे के किए पर लोगों से माफी मांगने लगता है और ऐसा एक्ट करता है जैसे कि उसे अपने बेटे के करतूत के बारे में पहले से कुछ पता ही नहीं था। साथ ही डेटिंग अब्यूज के केसेस में पनिशमेंट को और कठोर बनाने के लिए एक बिल लाने की बात करता है, और तो और इनडायरेक्ट वे में डायरेक्टली ये भी क्लेम करता है कि हमारे सारे धुरंधर एमएलए को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी माँ का भोला चेहरा साले। फिर पता चलता है कि ये वीडियो लॉलीपॉप गाय येबम के YouTube चैनल पर अपलोडेड है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग उसे कुछ कह पाते या वो अपनी सफाई में कुछ कह पाता, सभी लोगों को एक और शॉक लगता है, क्योंकि वीडियो में प्रोफेसर किम अपीयर हो जाती हैं।